हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस रूप में वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी देख लिया था। अब हम देखेंगे कि किस रूप में वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे फो हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, यानी बहुत सारे रूप में वो हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बीमारी कॉज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी फैलाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि खाना स्पॉइल करते हैं, कपड़े स्पॉइल करते हैं, लीदर स्पॉइल करते हैं। अब इन सारी हम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी जिस हवा से हम सांस लेते हैं उसी के थ्रू ये जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या फिर जो हम पानी पीते हैं उससे एंटर करते हैं, या फिर उस खाने से एंटर करते हैं जो कि हम खाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था। मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है और एक एनिमल, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, एक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करके दूसरे में डाल दिया, इसी की वजह से डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब ये जो माइक्रोबियल डिसीजेस होते हैं इनकी एक और बैड इफ़ेक्ट होता है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट कर जाते हैं। यानी मान लीजिए हमने जिसको इन्फेक्शन हुआ उसका जूठा पानी पिया, जूठा खाना खाया, या कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट हुआ तो उससे हमारी बीमारी फैल जाएगी, उसकी बीमारी हमें भी हो जाएगी। और ऐसे ही डिसीजेस जो कि एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, उन्हीं डिसीज़ेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये सब जो हैं वो फिज़िकल कांटेक्ट इन सारे मीन से स्प्रेड करती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, यानी मान लीजिए कोई इंसान जो है उसे कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो जब वो छींकेगा तो मॉइस्चर की जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे उसमें थाउजेंड ऑफ वायरस होंगे, और यही वायरस जो है वो एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जा सकते हैं और फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या किया, स्नीज किया, तो उससे थाउजेंड ऑफ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलेंगे, और इन थाउजेंड ऑफ ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड ऑफ वायरसेस हैं। अगर वो किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी के अंदर चले गए तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ ऐसे भी इंसेक्ट या फिर एनिमल होते हैं जो कि इन माइक्रोब्स के कैरियर्स होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है, कचरे पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है और फिर बाद में आके हमारे खाने पे बैठ रही है। तो अगर जब वो इन गंदी जगहों पे बैठ रही है तो उसकी बॉडी में क्या स्टिक हो जाएंगे, पैथोजेंस, और जब वो हमारे अनकवर्ड फूड, बिना ढके हुए खाने पे आके बैठेगी तो वो पैथोजेंस हमारे खाने पे आ जाएंगे, और जब हम उस खाने को खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, यानी ऐसे बाहर में आप जाते हो, रोड पे कुछ अनकवर्ड आइटम खा लेते हो, जैसे समोसे या फिर कुछ अनहेल्दी सा खा लेते हो, उससे भी आपको बीमारी हो सकती है। हो सकता है उसमें पैथोजेन स्टिक हो और उसी से आपको डिसीज़ कॉज हो। एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके बारे में आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा। तो ये जो है वो मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, एक तरह से मलेरिया का कैरियर है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, यानी डेंगू वायरस का कैरियर कौन है, फीमेल्स एड्स मॉस्किटो। तो किस तरह से, अब इनके तो कैरियर्स भी हैं, तो अब किस तरह से इसकी स्प्रेड को हम कंट्रोल करें। यहाँ पे आपको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की पिक्चर दिख रही है। अब पहेली हमसे सवाल कर रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। क्यों टीचर बार बार कहती है कि अपने आसपास की जगहों में पानी को कलेक्ट ना होने दिया जाए।
तो ये जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं इनकी ग्रोथ वाटर में होता है, जहाँ भी गंदा पानी दिखेगा ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहीं भी पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अब भले ही कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, कहीं भी पानी को जमा नहीं होने देना है। हमारी जो सराउंडिंग्स है उन्हें साफ़ सुथरा रखना है और साथ ही साथ ड्राई रखना है, ताकि हम उसे मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और भी आपको कुछ मीसेस बताने हैं जिससे आप मलेरिया के स्प्रेड को अवॉइड कर सको। अब है हमारा टेबल 2.1। इसमें दिया है सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ आम ह्यूमन डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो जाता है। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एयर। ठीक इसी तरह से जो मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो होते हैं वो होते हैं वायरस की वजह से। कोलेरा और टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसमें जो कैरियर एजेंट होता है वो होता है हमारा मॉस्किटो। अभी हमने पढ़ा था एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, यानी कुछ आम डिसीजेस जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं, उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उनके मेथड्स के जो जनरल प्रिवेंशन है, वो सब हमें टेबल 2.1 में दिया है। तो आप इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेना, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में बताया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो आपकी इस चैप्टर के सारे टेबल्स की एक्सप्लेन में मैं डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ, बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में, अब एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में बीमारी कॉज नहीं करते, ये कुछ एनिमल्स में भी बीमारी कॉज करते हैं। जैसे कि एक तरह की बीमारी है एंथ्रेक्स। ये बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, यानी कैटल, गाय, भैंस को हो जाती है या फिर ह्यूमंस को भी हो जाती है, और ये जो है वो बैक्टीरियम के द्वारा होती है। फूट एंड माउथ डिसीजेज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और कुछ फूट और माउथ डिसीजेस भी होते हैं, तो ये सब वायरस की वजह से होते हैं, इसमें कोई और एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि गेहूं में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और दूसरे प्लांट्स में। ये सब डिसीज़ क्या करते हैं, वो क्रॉप्स के यील्ड, जो रिजल्ट आता है हमारा हार्वेस्ट है, उसको कम कर देते हैं। टेबल 2.2 में कुछ ऐसे डिसीज़ेस के बारे में दिया है। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर। तो ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। फिर है रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट वर्ड से आप समझ रहोगे कि रस्ट आयरन में होता है, तो ये एक तरह की डिजीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट, और ये जो है फंगाई की वजह से होती है, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स। फिर है येलो भेन मुसैकॉफ भिंडी, जिसे ओकड़ा भी कहा जाता है। तो ये जो है वायरस की वजह से होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इंसेक्ट। ठीक है, तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन माइक्रोब्स को किल करें। नाउ लेट्स सी फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, आपने टीवी एड्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा फूड पॉइजनिंग, ये लगाओ वो लगाओ इससे ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, यानी बूझो के एक फ्रेंड ने उसे पार्टी पे बुलाया था और उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। जैसे ही घर पहुँचा खाना उसे पचा नहीं, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी। ऐसी कंडीशन हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर ने कहा कि ये ज़रूर और न ज़रूर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। तो पहेली सोच रही है कि खाना कैसे जहर हो सकता है, हाउ कैन फूड बिकम अ पॉइजन। So food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some organisms. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब फूड को स्पॉइल कर देते हैं, उसे पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, तब होता है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी हमारे खाने पे जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये टॉक्सिक जहरीली सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और यही जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये खाने को जहरीला बनाते हैं, जिससे सीरियस बीमारी भी हो सकती है और कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फूड को प्रिजर्व करें कि वो ना स्पॉइल हो। ठीक है,
फिर है फूड प्रिजर्वेशन, यानी किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। In chapter 1, we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। तो किस तरह से घर में हम खाना बने हुए खाने को किस तरह से प्रिजर्व करें वो हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अगर ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो मॉइस्ट कंडीशंस के, वो अंदर क्या हो जाता है, उस पर फंगस अटैक करता है और पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। ठीक उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा खाना भी स्पॉइल कर देते हैं। अब इस स्पॉइल खाने की पहचान क्या है? स्पॉइल खाने की बहुत ही गंदी स्मेल आती है, गंदा टेस्ट होता है और इसका कलर भी बदल जाता है। तो सिंपली दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो भी चेंजेस आए हैं वो सब किसके सिम्टम्स है, वो सब है केमिकल रिएक्शन के। पहेली बॉट सम मैंगोज, यानी पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे पर कुछ दिन तक खाया नहीं। बाद में 1-2 हफ्ते बाद देखा तो अरे वो तो सड़ गए। पर फिर उसने याद किया कि दादी माँ जो अचार बनाती है वो तो लंबे टाइम तक चलता है, 3-4 साल। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो अचार कैसे बनाए तो उसमें 3 साल 4 साल ऐसी गारंटी देते हैं। तो जब यहाँ पे आम 2 हफ्ते नहीं टिका तो उसके इसमें आम 3-4 साल कैसे चल रहा है? तो इसमें हम कुछ कॉमन मेथड्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले है केमिकल मेथड। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे कॉमन जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो है सॉल्ट और खाने वाला ऑयल। अब ये फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. अब ये जो पिकल्स हैं इन पे माइक्रोब अटैक ना करे इसलिए क्या करते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सोडियम बेनोजेट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड जो है वो कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं। इन सब का इस्तेमाल जैम्स में भी होता है और स्क्वैशेस में भी होता है ताकि वो स्पॉइल ना हो। अब हम देखते हैं एक एक करके किस किस तरह से प्रिजर्वेशन होता है। एक एक प्रिजर्वेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट, उससे कैसे प्रिजर्वेशन होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है उसको मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ किया जा रहा है। मीट और फिश को जनरली क्या कर दिया जाता है, सूखी जो नमक होती है उससे कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग जो है, ये सॉल्ट जो है इससे आंवला को भी बचाया जाता है, कच्चे आम को भी और इमली को भी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इन कंडीशंस में। फिर है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर से कैसे प्रिजर्व करें। सो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, यानी जो मीठी मीठी चीज़ें होती है जैम, जेली, ये सबको किससे प्रिजर्व करते हैं? शुगर से। शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है जो कि हमारा फूड स्पॉइल करने का सोच के आए थे। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी इन दोनों से हम कैसे फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इससे भी फूड का प्रिजर्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो या विनेगर हो, ऐसे इन्वायरमेंट में जनरली बैक्टीरिया नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट जो होते हैं उनको इन्हीं मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। आप देखते हो कि जब भी मीट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक लगाते हैं, तो सब प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं। फिर है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यानी टेम्परेचर को बढ़ा के कम करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब भी दूध स्टोर करती है उससे पहले वो उससे बॉईल करती है। बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं और बॉईल करने के बाद कहाँ रख देती है, रेफ्रिजरेटर में। फिर उसके बाद हम भी अपना खाना कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्या होता है कि लो टेम्परेचर, जब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है उससे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। फिर बूझो क्वेश्चन कर रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, यानी जो हम दुकान से मिल्क खरीद के लाते हैं पैकेट में वो तो उबला हुआ नहीं होता है, फिर वो कैसे स्पॉइल नहीं होता। फिर उसकी मम्मा ने उसे बताया कि वो जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। अब तो देखते हैं कि पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, यानी जो हम पैकेट से ख़रीद के लाते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क, इनको बिना बॉईल किए भी हम पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। अब पेस्चराइजेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले मिल्क जो है
उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसको तुरंत चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो नहीं होती है। ये प्रोसेस डिस्कवर हुई थी बाय लुइस पास्टर और इस प्रोसेस को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोरेज और पैकिंग, कि स्टोरेज और पैकिंग से भी किस तरह से इसको प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। देखते हैं। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets. आजकल क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि रेजिन्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें भी एयर टाइट पैकेट में सील किया जाता है। क्यों? ताकि उन पर माइक्रोब्स अटैक ना करें। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो क्लास 6 और 7 में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो आसपास के नाइट्रोजन को ऐसे नहीं ले सकते। राइजोबियम क्या करता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है। वो इस एयर वाले नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसे ले सके। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, रूट के नोड्यूल्स में। देखिए कुछ इस तरह का रूट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे ये राइजोबियम लिव करता है। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। पर कभी कभी ये जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के एक्शन से भी फिक्स्ड हो जाता है, यानी जब बिजली कड़कती है तो उस बिजली के कड़कने से भी कभी कभी ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब जब इतने सारे एजेंट्स जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका अमाउंट तो कम होना चाहिए, पर कितने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसका जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 78% है। कैसे होता है देखते हैं। तो जैसे वाटर के केस में पढ़ा था कि वाटर का इतना यूज़ है फिर भी उसमें कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल चल रही है। तो नाइट्रोजन का भी कुछ ऐसा ही केस है। नाइट्रोजन साइकिल की वजह से जो हमारा नंबर है वो कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे नोड्यूल्स को मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, तो यहाँ से फिगर में देख सकते हैं जो सब है ये सब क्या है, नोड्यूल्स है। दे आर ऑल द जॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, यानी एटमॉस्फेयर में इतनी गैस है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल गैस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसकी ज़रूरत है। ये प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सबका क्या है, कंटेंट है, उनके पार्ट हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। और अब जब ये यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो प्लांट्स इसे यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल अपने रूट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसके बाद यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तो प्लांट्स ने ले लिया, अब जो भी उस प्लांट को एनिमल खाएगा, जो भी एनिमल उस प्लांट को खाएगा उसको भी मिल जाएगा वो। और जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया और फंगाई सॉइल में प्रेजेंट है वो इन सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, जो कि दोबारा प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स के बाद हम यूज़ करेंगे, और इसी तरह का साइकिल जो है वो चलता रहता है। और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक साइकिल। तो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर सर्टेन बैक्टीरिया इसको किस में बदलेंगे, कंपाउंड, कुछ कंपाउंड फॉर्म्स में बदलेंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ये कंपाउंड्स कहाँ रहेंगे, सॉइल में। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर यही बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन, ये कंपाउंड नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो लाइटनिंग में क्या होता है, सीधा ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। यही नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। फिर ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है जो कि एक्सक्रेशन और डेथ से हमें मिल जाता है, फिर वापस उसको गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो कहाँ बदल जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो कुछ इसी तरह से साइकिल्स हमारा चलता है। ठीक है,
अब मैं इसके लिए इसके क्वेश्चन आंसर्स की अलग सी वीडियो बना दूंगी और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए भी, तो वो वीडियो ना देखना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।